नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। जरा लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की रैलियां याद कीजिए, जब नरेंद्र मोदी काले धन के मसले पर मंच से गरजते थे और तत्कालीन कांग्रेस सरकार को निशाने पर लेते थे। पिछले चुनाव में काला धन एक बड़ा मुद्दा रहा, जिसे जमकर भुनाया गया, जनता को सुहाने सपने दिखाए गए। ऐसा लगा मानो काला धन चुटकियों में वापस आ जाएगा और रातों रात देश के 125 करोड़ लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। काले धन पर बाकायदा 100 दिन की एक रणनीति भी बनती हुई दिखी, लेकिन मोदी सरकार को बने करीब 150 दिन गुजर गए। आज की स्थिति यह है कि हर दिन काले धन पर कांग्रेस और बीजेपी का आमना सामना होता है, वार पलटवार होते हैं, राजनीति होती है, मगर ब्लैक मनी पर सवाल आज भी वही है कि क्या हुआ तेरा वादा। आज एक बार फिर कांग्रेस ने काले धन के बहाने मोदी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार 800 धन कुबेरों की लिस्ट में से सिर्फ 136 के नाम सामने लाने की बात कहकर इशारों इशारों में कांग्रेस को धमकी दे रही है। सवाल यह भी, अगर काले धन पर बीजेपी अपने पुराने स्टैंड पर कायम है, तो फिर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नामों का खुलासा ना करने की अर्जी क्यों दी। ऐसे में आज सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या ब्लैक मनी पर पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग का खेल हो रहा है। काले धन के कुबेरों का नाम क्यों नहीं बताती सरकार। तमाम सवालों पर आज चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आप मानते हैं कुछ लोगों ने अरबों करोड़ रुपए लुटे हैं? क्या आप मानते हैं कि रुपये विदेशी बैंकों में रखे गए हैं? आप मानते हैं ये काला धन विदेशी बैंकों में जमा किया गया है? आप मुझे बताइए, ये विदेशी बैंकों में जमा किया गया काला धन वापस लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? काले धन का जिक्र छिड़ते ही चुनावी मंच से मोदी का यह बयान उनकी सरकार के इरादे पर सवाल बनकर मुंह बाए खड़ा हो जाता है। क्या गजब की बयानों की बाजीगरी हुई थी। ऐसा लगा था कि बीजेपी के सत्ता में आते ही काले धन के कुबेरों पर कयामत आ जाएगी, लेकिन 5 महीने होने को हैं और मोदी सरकार के काले धन पर गिनाने को 5 कदम भी नहीं। ये अलग बात है कि बयानों के बवंडर अब भी बदस्तूर जारी हैं। जरा गौर फरमाइए, वित्त मंत्री अरुण जेटली पर जिनका दावा है, जब हम विदेशी बैंकों में काला धन जमा करने वालों के नाम अदालत को बताएंगे तो कांग्रेस को सबसे अधिक शर्मिंदगी होगी। खबर यह है कि काला धन वापस लाने का दावा करने वाली बीजेपी सरकार ने अदालत को सीलबंद लिफाफे में कुछ नाम सौंपे हैं। ये नाम किनके हैं, ये सिर्फ सरकार को मालूम है, लेकिन जेटली के बयान से जैसे ही शक की सुई कांग्रेस की तरफ घूमी, पार्टी नेताओं को मजबूरन पलटवार की मुद्रा में आना पड़ा। पार्टी के 2 युवा नेता मोर्चे पर उतर आए। एक ने कहा कि बीजेपी ब्लैकमेल न करे, तो दूसरे ने दंदनाते हुए 10 सवालों की फहरिस्त सियासी हलके में उछाल दी। जो मूल मुद्दा रहता है वो सिर्फ एक है कि आज 5 महीने बाद कितना रुपया आप विदेश से वापस लाए हैं। 5 महीने में आप 5 रुपया लाए हैं या 500 रुपया लाए हैं या 5 करोड़ रुपया लाए हैं या 50 करोड़ रुपया लाए हैं, कृपया देश को बताएं। कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार की धमकी और ब्लैकमेलिंग के अंदर नहीं आने वाली है, और कोई भी इंडिविजुअल इसके अंदर हैं। आपके पास में कानून है, आपके पास में सरकार है, आप कार्रवाई करिए और किसी भी स्तर पे करिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी भी इस प्रकार की धमकी से ब्लैकमेल होने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी को धमकाने और ब्लैकमेल की कोशिश कतई नहीं कर। तो अब आलम यह है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार को जवाब देना है। सरकार अब भी कानूनी मजबूरी का रोना रो रही है, तो बीजेपी के नेता ताल ठोक कर कह रहे हैं, सरकार चाहे तो 100 दिनों के भीतर काले धन वापस ला सकती है। This is, we have always held that it is having money illegally abroad is a betrayal of the country, and those who are traitors to the country, their name should be exposed. अगर स्वामी सही है तो ये सवाल भी 100% सही है कि आखिर मोदी सरकार को नामों का खुलासा करने और ब्लैक मनी वापस लाने से कौन रोक रहा है। आखिर काले धन के कुबेर का नाम क्यों नहीं बताती सरकार, और कहीं वाकई ऐसा तो नहीं कि ब्लैक मनी के नाम पर ब्लैकमेलिंग की नई सियासत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या यह सिर्फ एक चुनावी हथकंडा था, वोट बटोरने के लिए इस तरह के मुद्दों का इस्तेमाल करती हैं राजनीतिक दल। वाकई जो काला धन है विदेशों में जमा,
क्या वापस आ पाएगा कभी? तमाम सवालों के बीच बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर संबित पात्रा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सलमान सोज साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पवन वर्मा जी हैं, जेडीयू के नेता हैं, आप आईएफएस अफसर भी रह चुके हैं। विनोद शर्मा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संबित पात्रा जी, बातचीत की शुरुआत आपसे ही। कांग्रेस ने जो आरोप लगाया है उसी के मद्देनजर मैं आपसे ये पहला सवाल पूछ रहा हूं। ब्लैक मनी तो वापस आप लोग अब तक नहीं ला पाए। 100 दिनों का आप लोगों ने दावा किया था, 150 दिन होने वाले हैं। यह जरूर देखने को मिल रहा है कि ब्लैक मनी के बहाने आप ब्लैकमेल कांग्रेस को कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि 800 नामों की जो बात हुई थी उसमें से सिर्फ 136 धनकुबेरों का खुलासा क्यों करना चाहते हैं आप लोग? नहीं, कमाल की बात है कि ब्लैक मनी जमा करने वाले हम लोगों को आरोप लगाएं और पूछे कि अभी तक ब्लैक मनी क्यों नहीं आया। देश में 65 वर्षों तक राज करें और फिर हमसे अब पूछें 45 दिन में, 40 दिन में, 100 दिन में कि 100 दिन में आप ब्लैक मनी लेके वापस क्यों नहीं आ गए? तो मुझे लगता है इस प्रकार के अनर्गल प्रश्नों का उत्तर 150 दिन क्या, मैं तो बोल रहा हूं 200 दिन भी हो जाए तो इस प्रकार के अनर्गल प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहिए। अब आपके लिए ये सवाल अनर्गल हो गया डॉक्टर संबित पात्रा जी, रखना चाहिए ना डॉक्टर संबित पात्रा जी, क्या ये सवाल अब अनर्गल हो गया आपके लिए? उत्तर दूंगा, मगर चुनाव के पहले जो आपके लिए इतना बड़ा सवाल था, ब्लैक मनी वापस लाना है, 100 दिनों का बाकायदा एक टाइम फ्रेम लेकर चले थे आप लोग। सुन तो लीजिए पूरा जी। नहीं, पूरा सुन लेंगे तो आपको भी दोबारा प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका भी बचेगा समय और मैं भी बता दूंगा पूरा। कांग्रेस को यह अधिकार नहीं है कि वो प्रश्न पूछे क्योंकि उन्हीं का ब्लैक मनी है, वो लाए नहीं। अब जहां तक हमारा मसला है, खुद जनता बताए और जनता ने बताया भी महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के माध्यम से कि इस सरकार ने इंटेंशन दिखाया, इच्छा शक्ति दिखाई। जिस कांग्रेस के सरकार ने इतने वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट से बार बार फटकार खाने के बाद भी एसआईटी का गठन नहीं कर रही थी, इस सरकार ने पहले दिन में ही एसआईटी का गठन किया। एसआईटी के गठन की आप लोगों ने किया। 1 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था एसआईटी के गठन के लिए। क्या तब आपकी सरकार थी देश में? मैं इतना कहना चाहता हूं कि 4 वर्षों से यह केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। नहीं, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना। भ्रामक जानकारी क्यों दे रहे हैं संबित पात्रा जी? 1 मई को सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था एसआईटी के गठन के लिए, क्या तब आपकी सरकार थी? एसआईटी का श्रेय आप क्यों लेना चाहते हैं संबित पात्रा? नहीं, मैं इतना नहीं अखिलेश जी, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आप भाजपा के स्वर को दबाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। मैं तो 3 सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं कर पाता हूं कि उससे पहले आप कांग्रेस का पक्ष रखने लगते हैं। आप नहीं, ये गलत आरोप आप लगा रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं और सवाल पूछना हमारा हक है। ये गलत आरोप, जनता के सवाल इनके जवाब नहीं। आप कह रहे हैं एसआईटी के गठन का श्रेय आप ले रहे हैं डॉक्टर संबित पात्रा। आप मुझे पूरा 4 सेंटेंस कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप सवाल पूछिएगा। ठीक है, बोलिए। मैं 1 सेंटेंस भी नहीं कंप्लीट कर पाता हूं, आप बीच में पूछना शुरू कर। ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी नहीं पूछते हैं। बोलिए डॉक्टर संबित पात्रा, नाराज मत होइए, बोलिए। का गठन किया। 4 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी कांग्रेस नहीं कर रही थी। इतने वर्षों तक स्विट्जरलैंड मान नहीं रही थी कि वो हिंदुस्तान के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेगी। फाइनली हमारे मीटिंग के पश्चात जिस प्रकार से एक फाइनेंस मिनिस्ट्री से एक कमिटी गई, स्विट्जरलैंड में बैठक हुआ, स्विट्जरलैंड अब मानता है कि टाइम बाउंड मैनर में वो हमें इंफॉर्मेशन देगा। आप बताइए 100 दिनों में इस प्रकार की इच्छा शक्ति, इस प्रकार का जो आगे बढ़ने का संकेत, क्या ये काले धन को दबाने का संकेत है या बताइए? सलमान सोज जी है कांग्रेस से। सलमान सोज जी, आप लोग इतने आरोप लगा रहे हैं, संबित पात्रा तो कह रहे हैं कि इतना काम हो गया, ऐसा लग रहा है कि काला धन बस कल ही वापस आने वाला है। जिस तरह से वो पूरी फहरिस्त बता रहे हैं कि सरकार किस तरह से सक्रिय है, फिर भी आप सरकार पर इतने आरोप लगा रहे हैं। सलमान सोज। अखिलेश जी, मुझे पूरी आपकी आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन शायद मुझे उसका मेन समझ आ गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्सपर्सन होते हैं वो ऐसे बात करते हैं कि जैसे उन्होंने कभी हुकूमत इस मुल्क में की नहीं। ये भूल जाते हैं कि 72 महीने की इनकी भी हुकूमत थी, इन्होंने तब तो कुछ किया नहीं। और अब ये क्या कर रहे हैं कि जो बिल्कुल लोगों के सामने ये बात है जो अरुण जेटली जी ने बात कही, जो उनको करनी नहीं चाहिए थी, कि भाई हम जो एक पार्शियल लिस्ट निकालेंगे उससे कांग्रेस को एक हिसाब से एम्बैरेसमेंट होगी, तकलीफ होगी। देखिए, मैं अरुण जेटली जी को ये सीधा बता दूं कि जिसने गलत काम किया होगा उसको सब बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। लेकिन जब आप एक पार्शियल लिस्ट की बात करते हैं
और फिर कहते हैं कि उसे कांग्रेस को तकलीफ कुछ होगी। उस लिस्ट को आप पहले से इस तरह से क्यों पार्शल मान के चल रहे हैं आप? नहीं, अभी तो सर वो लिस्ट आई नहीं है। सरकार ये कह रही है कि जिन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए जा सकते हैं, कुछ तथ्यात्मक सबूत हो जिनके खिलाफ, उन्हीं के लिस्ट को लेकर तो सरकार सामने आएगी ना। पहले से मंशा पर सवाल खड़े करने का क्या मतलब है? कोई घबराहट, कोई बेचैनी तो नहीं है? क्योंकि अरुण जेटली ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, एक टीवी चैनल को इंटरव्यू जब दे रहे थे कि यूपीए सरकार के एक मंत्री का नाम भी हो सकता है, जब एक सवाल उनसे पूछा गया तो इस चीज को ना तो उन्होंने खारिज किया, ना ही उस पर स्वीकृति जाहिर की उन्होंने। देखिए अखिलेश जी, मैं तो वही बात कर रहा हूं जो जेटली जी ने कही। हमें थोड़ी पता था ये पार्शियल लिस्ट है। ये तो जेटली जी ने कहा कि कुछ लोगों का। अब हमें कैसे पता है कि ये कुछ लोग कैसे आए, कैसे चुने गए? सब लोग क्यों नहीं? सब लोग ये थोड़ी, देखिए ना, जो मोदी जी ने कहा इलेक्शन के दौरान कहा कि अगर हम ब्लैक मनी को, बाहर जो ब्लैक मनी है, हिंदुस्तान में भी बहुत ब्लैक मनी है, लेकिन अब सिर्फ बाहर की बात की है, अगर सिर्फ बाहर की ब्लैक मनी को लाए तो 15-20 लाख रुपए तो हर किसी हिंदुस्तानी को मिलेंगे। तो अगर आप सिर्फ कम लोगों को पकड़ेंगे तो उससे तो 15-20 लाख रुपए नहीं मिलने वाले। पवन वर्मा जी, हम चाहते हैं कि सबको पकड़ा जाए जी और सबका लिस्ट लगाएंगे। नहीं, लेकिन पवन वर्मा जी, क्या आपको लगता है कि सरकारें वाकई संजीदा हैं ब्लैक मनी को लेकर, चाहे यूपीए की सरकार रही हो, चाहे अब बीजेपी की सरकार है? क्योंकि 2009 में भी एक लिस्ट आई थी ना, लिंचेस्टाइन स्टेलिन की तरफ से जो तमाम रिपोर्ट दी गई थी, उसमें जो नाम थे उसका भी खुलासा तो तब कांग्रेस ने नहीं किया था। बीजेपी से भले अब कांग्रेस ये उम्मीद कर रही हो। देखिए अखिलेश जी, ये बीजेपी और यूपीए के बीच के तकरार का मुद्दा है ही नहीं, ये देश के हित का तकरार का मुद्दा है। काला धन इस देश पे एक कलंक है और ये लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इसको एक ज्वलंत मुद्दा बनाया था जी। उसने यूपीए पर सही ढंग से आरोप लगाया था कि आप काले धन को वापस देश में लाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं या प्रयास का ढोंग कर रहे हैं जी। और उसने आगे ये भी कहा कि हम अगर सत्ता में आए तो 100 दिन के अंदर हम इस काले धन का खुलासा ही नहीं करेंगे, वापस लेके आएंगे। अब हमें कहा जा रहा है कि हम ये कर नहीं सके, पर हमने कम से कम इच्छा शक्ति दिखाई है। अब मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि जो इच्छा शक्ति दिखाई है वो यूपीए से किस तरह से भिन्न है? जी। उन्होंने भी कहा था कि कुछ नाम है हमारे पास, उन्होंने भी कहा था कि हम ये नाम बता नहीं सकते हैं, और जो कुछ भी इस इच्छा शक्ति ने अब तक हासिल किया है वो सुप्रीम कोर्ट के हिदायत पे किया है। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात और ये जरूरी और अहम बात है, दूसरी बात एक छोटी सी मैं संक्षिप्त में कहता हूं, ये जो सिलेक्टिव लीक्स का एक सिलसिला शुरू हो रहा है, ये मैं समझता हूं सियासती है और गलत है जी। मैं आता हूं इस पर, विनोद शर्मा जी। अभी तक पूरा उसका खुलासा ये देखिए बड़ा सवाल है, काला धन आए ये हर कोई चाहता है, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी साहब ने चुनाव में प्रचार किया था, जोर शोर के साथ इस मुद्दे को उठाया था, ऐसे में उम्मीद की जा रही है इस सरकार से, जाहिर तौर पर ऐसे में बड़ी उम्मीदें हैं कि आप लाइए उस काले धन को, वाकई देश की जो अर्थव्यवस्था उससे सुधरने वाली थी, जो सुनहरे सपने दिखाए गए थे वो सपने अब साकार हो। लेकिन ये जो लिस्ट इस तरीके से आ रही है, सिलेक्टिव होकर लोगों का नाम रखा जाएगा ऐसा कहा जा रहा है, जो 800 में से 136 नामों की बात कही जा रही है, ये आखिर क्यों? इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? देखिए बात यह है कि 2-3 तथ्य आप उस पर जरा विचार करें, बहुत से लोग इस पैनल पे हैं। एक कि एसआईटी जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे गठित हुई, मैंडेट उसके पास है डिसाइड करने का कि किसने काला धन रखा हुआ है और किसका धन अकाउंटेड है, ये मैंडेट उनके पास है। और उससे पहले सरकार के किसी भी कर्मी को ये कहने का अधिकार नहीं है कि कौन एम्बैरेस होगा या कौन नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको सारी पावर्स दे रखी हैं। वो जजेस अरुण जेटली के बयान की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को शर्मिंदगी हो सकती है। अरुण जेटली जी बड़े वकील हैं, उनको ज्ञान ज्यादा है लॉ का, मेरे से ज्यादा ज्ञान है, और हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन ये सवाल मैं पेश करना चाहता हूं, मैं मेज पे रखना चाहता हूं। दूसरा, जो जर्मन बैंक था उसके संदर्भ में जहां तक मुझे जानकारी है और जहां तक मुझे याद पड़ता है, 2 लिस्ट यूपीए के जमाने में पेश कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट को। एक लिस्ट वैसी थी जो सरकार के हिसाब से प्रोसिक्यूटेबल थे, और दूसरी ऐसी थी जो कि उनके हिसाब से नहीं थे, वो अकाउंटेड मनी थी। अब इस संदर्भ में मैं समझता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर
गौर कर रही है और उसके इट्स हैंड्स ऑन इस केस में, तो लिस्ट देने से पहले 1 दिन बाद या 2 दिन पहले ये कह देना कि कोरोना वायरस होगा या नहीं होगा, वो उचित नहीं है। चलिए मैं इसका जवाब लूंगा, वो उचित नहीं है। जी, बीजेपी के प्रवक्ता से मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन सलमान सोची एक बुनियादी सवाल है। इस देश में सबसे ज्यादा वक्त तक आप लोगों ने शासन किया, इस तरह के हालात पैदा ही क्यों हुए कि विदेशों में यह काला धन चला गया? पहले से चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं, इस तरह का सिस्टम आप लोगों ने क्यों नहीं डेवलप किया? क्यों आखिर ब्लैक मनी में, और खासतौर पर देखिए साल 2013 में ब्लैक मनी में करीब 40% का इजाफा हो गया था अगली सरकार के आने से पहले। ये सारी चीजें क्या बताती हैं? नहीं, ये बताती है कि भाई बड़ी सिस्टमिक वीकनेसेस रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ब्लैक मनी सिर्फ बाहर नहीं गया, अंदर भी बहुत ब्लैक मनी है। अगर आप देखें, देखिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मेरे ख्याल में तो बीजेपी जो है, जो बी वो ब्लैक मनी है। क्यों? अगर आप 2014 का इलेक्शन देखेंगे लोकसभा का, कितना पैसा गया उसमें, महाराष्ट्र और हरियाणा कितना पैसा बीजेपी ने लगाया है। अगर आप इनसे पूछेंगे कहां से है, ये बता नहीं पाएंगे आपको, लेकिन ब्लैक मनी ही है, हम सबको पता है, ये ओपन सीक्रेट है। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि बहुत देर से ब्लैक मनी इस मुल्क में है, और हां, जहां तक हमारी भी कमी रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट ने भी पूरी तरह से ब्लैक मनी पर काबू नहीं किया। लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हुए, मेरा सवाल सुन लीजिए, जिससे हम नहीं एक आरोप और भी आप लोगों पर सीधा आरोप लगा रहे हैं। अरुण जेटली साहब ने भी इस बात का जिक्र किया अपने इंटरव्यू में, उन्होंने कहा है कि दरअसल उन्हें कुछ दिक्कतें जो नामों के खुलासे में आ रही है, उसके पीछे वजह है कुछ इस तरह की ट्रीटी आपने अंतर्राष्ट्रीय संधियां साइन की थी 1995 में जब आप लोगों की सरकार थी, इसी वजह से इन नामों के खुलासे में दिक्कत आ रही है। नहीं, जेटली जी गलत बोल रहे हैं। देखिए जेटली जी, पहली बात, जेटली जी आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है, जेटली जी एक बड़े लॉयर हैं, ठीक है? नहीं, लॉयर के साथ साथ देश के मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं, 2 बड़े मंत्रालय उनके पास हैं। लेखी जी को, सबको, जी नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है, इलेक्शन से पहले भी तो उनको पता था कि भाई ये ट्रीटीज हैं, लेकिन उन्होंने लोगों को बहुत गलत शलत बोल के वोट लेने की कोशिश की और लिए भी। लेकिन उनको पता था कि क्या क्या ट्रीटीज हैं। और बाय द वे जिस ट्रीटी की वो बात करते हैं वो देवेगौड़ा जी के टाइम में 1996 में हुई थी। अगर उनको बीजेपी वालों को वो ट्रीटीज पसंद नहीं थी तो 1998 और 2004 के दरमियान वाजपेयी जी के अंडर उन्होंने उन ट्रीटीज को खत्म क्यों नहीं किया? मैं इसका जवाब लेता हूं पवन वर्मा जी से। संबित नहीं जवाब दे सकते। सलमान सोजी मेरे साथ, चूंकि बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, किसी तकनीकी खामी की वजह से मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा हूं, दोबारा मैं उनके पास जाऊंगा। पवन वर्मा जी, आप तो IFS भी रहे हैं, विदेश में अधिकारी भी आप रहे हैं, क्या वाकई इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय संधियां आड़े आती हैं, या ये सब कहने की बात होती है? अगर पुख्ता सबूत हो तो सरकार कार्रवाई कर सकती है। नहीं, कई देशों ने ये दिखाया है कि ऐसे ट्रीटीज के होते हुए भी अगर काले धन या अनअकाउंटेड मनी का पूरा एक लेखा जोखा देश को चाहिए तो वो लेके रहती हैं। अमेरिका ने 9/11 के बाद एंटी टेररिज्म के जो मूवमेंट मुहिम के तहत कई देशों से ऐसे मामलों में खुलासा पूरी तरह से लिया। वो एक इच्छा शक्ति उस सरकार की होनी चाहिए। और जहां तक आरोप यूपीए और बीजेपी का है कि किसने ज्यादा काला धन किस इलेक्शन में खर्चा किया, मैं ये कह देना चाहता हूं साफ तौर से कि कोई भी पार्टी, इन दोनों में से खास तौर, ये 4 आना कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टी वर्कर्स पे नहीं चल रही है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने साफ दिखाया है कि कितना पैसा इस पार्टी के पास है और कितना उसमें से अकाउंटेड फॉर होना चाहिए और नहीं है। तो ब्लैक मनी तो इस देश में है और उसका उपयोग हुआ है, क्योंकि जिस तरह से 2014 में खास तौर से बीजेपी ने पैसा खर्चा किया है, उससे साफ जाहिर होता है, कम से कम मुझको, कि ये पैसा आखिरकार आया कहां से। चलिए, ये पैसा कहां से आया? ब्लैक मनी देश को जानने की एक बड़ा मुद्दा है विनोद शर्मा जी। और अब जो ये मुद्दा है, अब ये जो मुद्दा है अखिलेश जी, मैं आखिरी बात आपसे ये कह रहा हूं, जरूरी है ये अब अफवाहों के दरिये से, अफवाहों के दायरे से इसको निकालना है। देश जानना चाहता है कि आखिरकार ये नाम कौन से हैं। बिल्कुल, यही से एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये नाम कौन से हैं। विनोद शर्मा जी, क्या ये वो सफेद पोश चेहरे हैं जो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं? और यही एक बड़ी वजह है कि पार्टियां नहीं चाहती हैं, राजनीतिक दल नहीं चाहती हैं कि इस तरह की कोई लिस्ट सामने आए।
क्या कोई भी पार्टी इस मामले में मोरल हाई ग्राउंड ले सकती है, लगता है आपको विनोद शर्मा? देखिए, लिस्ट का ब्यौरा दोनों यूपी और एनडीए दोनों के पास है। जनता के पास नहीं है। एनडीए के पास तो अभी आया है, हाँ। और यूपीए के पास पहले से था। तो ये आरोप लोगों के पास नहीं, और आरोप प्रत्यारोप जो है, ये जो चल रहे हैं, ये मैं समझता हूँ राजनीतिक रस्साकशी है, एक दूसरे को एम्बैरेस करने की कोशिश है। और मैं समझता हूँ कि इस प्रोसेस में हमारे देश की जो एम्बैरेसमेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, उस पर तवज्जो दोनों की नहीं है। मैं समझता हूँ कि उस पर तवज्जो होना बहुत जरूरी है, और ये फैसला हमको उच्चतम न्यायालय पे छोड़ना पड़ेगा कि कौन से लोग हैं जो इसके दोषी हैं और कौन से वो लोग हैं जो इनोसेंट हैं। क्योंकि विदेशों में खाते, पवन जी आपको बताएंगे, रखना इलीगल नहीं है। जहां तक कि पैसा आप अकाउंट कर रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हैं। अब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स की जहां तक बात है, उसमें एक अमेंडमेंट करके इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का प्रावधान किया गया, और उस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के प्रावधान में जो इंफॉर्मेशन देने वाले मुल्क हैं, क्योंकि वो अपने बैंकिंग सिस्टम्स को सिक्योर रखना चाहते हैं, वरना उनका बैंकिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा, तो इस बात की एश्योरेंस चाहते हैं कि जिन लोगों के नाम डिस्क्लोज होंगे वो सही में दोषी हैं, वो कल्प्रिट्स हैं, वो क्रिमिनल्स हैं, और वो गलत तरीके से वहां पैसे रखे हुए उनके बैंक्स में। तो इसलिए ये कहना कि ये संधि सही थी या गलत थी, ये सॉवरेन कंट्रीज के बीच में संधियां हैं, और हम अपने हिसाब से दूसरे मुल्क नहीं चला सकते, उनके बैंकिंग सिस्टम हम नहीं चला सकते। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में, जहां तक मेरी जानकारी है, ये कहा है कि देखिए, आप ऐसा कोई संधि न करें जो संविधान के जो एसेंस है, उसका जो लेटरल स्पिरिट है, उसके खिलाफ। ऐसे में सलमान सोची, आप लोगों ने अगर वाकई वक्त रहते कार्रवाई की होती काले धन को लेकर, तो आप तो ये मुद्दा हाथ ही नहीं लगने देते बीजेपी के। आज ये दिन नहीं आता कि आपको ये सब कहना पड़ता कि आप 100 दिन में लाएं, 150 दिन में लाएं। आपके पास ना जाने कितने दिनों तक सरकार में आप लोग रहे। कांग्रेस सबसे लंबे वक्त तक देश में शासन करने वाली पार्टी है। आप लोग ही काला धन वापस ले आए होते। चूक हो गई ना, मानते हैं ना आप, गलती हो गई। वजह क्या रही, अब इस पर आप मंथन कीजिए। नहीं देखिए, अगर यूपी ने कई बहुत अच्छे काम भी किए, लेकिन कहीं पे तो गलतियां हुई। नहीं तो लोग पूरी तरह से, मतलब सब लोगों को पता है कि कहीं गलती होती तब सजा भी मिलती है, और हमें सजा मिली भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमसे सिर्फ गलतियां, हमने बहुत काम इस मुल्क के लिए किया है, और वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आ जाएगा। लेकिन ब्लैक मनी का जहां तक ताल्लुक है, जो टेक्निकल आर्ग्यूमेंट्स आज जेटली जी कहते हैं ट्रीटीज की वजह से, वही ट्रीटीज हमारे टाइम भी थी, जो शर्मा कह रहे थे। ये जो इश्यूज हैं, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के जो इश्यूज हैं, बैंकिंग सीक्रेसी के जो इश्यूज हैं, वो प्राइवेसी के इश्यूज हैं, वो हमारे टाइम भी थे, और बीजेपी को पता था कि ये इश्यूज हैं। अब वो कहेंगे कि भाई हम 100 दिन में नहीं कर सकते क्योंकि ये, तो देखो यार, ये आप इसका मतलब आप राजनीति कर रहे हैं, एक दोगला पार्टी। इसका तो यही मतलब है कि तब आप भी अब राजनीति कर रहे हैं। उस लिहाज से देखा जाए, आपको भी पता है कि लाना मुमकिन नहीं है, लेकिन चलो हमें उन्होंने घेरा उस दौरान, तो अब हम उन्हें घेर लेते हैं। नहीं, अब मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जेटली जी को, ठीक है, मैं जेटली जी को कहता हूं, कांग्रेस की तरफ से कहता हूं कि सबका नाम दे दीजिए ना, सबके दे दीजिए, उनको पकड़ लीजिए, जिन्होंने गलत किया है उनको सजा दीजिए। जी, चलिए सजा दीजिए, और इसी का इंतजार अब देश की जनता को भी है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। बड़ा सवाल यही कि क्या वाकई काला धन वापस आएगा भी, या सिर्फ ये वोट बटोरने का हथकंडा भर है तमाम राजनीतिक दलों के लिए।